नमस्कार दोस्तों, इस सीरीज के टॉपिक 3 में आपका स्वागत है। टॉपिक 2 में आपने समझा एक्सचेंजेस और डिपॉजिटरीज। सो इसी से लिंक्ड दो चीजें और हैं। पहला है डीमैट अकाउंट और दूसरा है ब्रोकर। तो इनको आज हम टॉपिक 3 में समझेंगे। 1996 से पहले जब हम कोई शेयर खरीदते थे तो हमें उसके बदले में फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट मिलता था और जिसपे हमारा नाम और शेयर की क्वांटिटी प्लस शेयर सर्टिफिकेट सीरियल नंबर वगैरह सब कुछ लिखा होता था। मगर किसी भी कारण से अगर ये फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट कहीं गुम हो जाता था तो शेयर को खरीदने में जितने हमारे पैसे लगे होते थे तो उसको रिकवर करना ऑलमोस्ट ना के बराबर था, क्योंकि वो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट थे। मगर आज ऐसा नहीं होता है, ये हम आज के वीडियो में बताएंगे आपको। ओल्ड सिस्टम में क्या होता था कि पेपर शेयर होते थे, जबकि न्यू सिस्टम में क्या होता है, डिजिटल शेयर होते हैं। पहले शेयर मार्केट में फ्रॉड, डिले या फिर लॉस ऑफ सर्टिफिकेट या फिर शेयर ट्रांसफर में बहुत टाइम लग जाता था। तो इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डीमैट सिस्टम शुरू हुआ है। तो हम समझते हैं कि डीमैट सिस्टम होता क्या है। डीमैट सिस्टम होता है कि कोई अगर फिजिकल मटेरियल है, चाहे वो शेयर सर्टिफिकेट हो, चाहे कोई और डॉक्यूमेंट हो, चाहे कोई पर्टिकुलर मटेरियल हो, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना या उसको डिजिटल फॉर्म में यूज करना कि उसकी फिजिकल प्रेजेंस ना के बराबर हो, कि मतलब उसको डी मेटेरियलाइज करना, मतलब नो पेपर और फिजिकल अपीयरेंस। जैसे कि मान लीजिए पहले आप आधार कार्ड फिजिकल यूज करते थे, मगर अब क्या है कि उसका जो डिजिटल फॉर्म डिजी लॉकर में आप यूज कर सकते हैं, और जबकि दोनों की वैल्यू सेम है। तो ये चेंज आया है कि अब आपको आधार कार्ड फिजिकल फॉर्म में जेब में रखने की जरूरत नहीं है। आधार कार्ड या पैन कार्ड या लाइसेंस, ये सब डॉक्यूमेंट, ये सब आप डिजिटल लॉकर के थ्रू डिजी लॉकर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट पे क्या आया कि 1996 में एनएसडीएल आया, फिर 1997 में सीडीएसएल आया। तो इन दोनों ने मिलकर डिजिटल शेयर मार्केट की शुरुआत की। इन्होंने जो उस टाइम पे फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट होते थे, उनकी जगह इन्होंने चीजों को डिजिटली कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। तो वहां से शुरू हुआ ये आपका डिजिटल शेयर मार्केट। अब आता है कि डीमेट अकाउंट क्या होता है। हमने डीमेट सिस्टम तो समझ लिया, अब डीमेट अकाउंट क्या होता है। तो डीमेट अकाउंट होता है कि जहां पे आप अपने शेयर्स को डिजिटल फॉर्म में रख सके, मतलब डिजिटल शेयर्स। मान लीजिए हमने रिलायंस के 10 शेयर खरीदे, रिलायंस के 10 शेयर्स खरीदे। ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एग्जांपल है रिलायंस का। तो अब इसके बदले में फिजिकल सर्टिफिकेट नहीं आएगा, ये डिजिटली हमारे अकाउंट में आ जाएगा, डीमेट अकाउंट में। यहाँ पे कोई फिजिकल एंट्री नहीं होती, डिजिटल एंट्री होती है। जैसे कि सिंपल भाषा में अगर बोलूं कि बैंक आपके पैसों को सेफ रखता है,
डिजिटल फॉर्म में। यहाँ से कोई चोरी नहीं हो सकते, खो नहीं सकते, या मतलब कहीं गुम नहीं हो सकते। सेम ऐसे ही डीमेट अकाउंट आपके शेयर्स को सेफ रखता है, कि यहाँ से कोई मतलब फिजिकल सर्टिफिकेट गुम नहीं हो सकते, चोरी नहीं हो सकते। और ऊपर से इनका फायदा क्या हुआ कि ये इंस्टेंटली ट्रांसफर हो जाते हैं, जैसे आप बाय करेंगे या सेल करेंगे तो आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि डीमेट अकाउंट लिंक होता है आपके डिपॉजिटरीज से, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था। तो अब बात करते हैं कि डीमेट अकाउंट ओपन कैसे होता है। डीमेट अकाउंट ओपन करना आजकल बहुत आसान है। उसके लिए आपको केवल 3 डॉक्यूमेंट चाहिए, और एक आपको लाइव फोटो सबमिट करनी पड़ेगी। पहला मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड, पैन नंबर, और दूसरा है आपका आधार कार्ड। ये ई केवाईसी के लिए यूज होता है। और पैन नंबर जो होता है वो आपके अकाउंट के लिए मैंडेटरी है। तीसरा होता है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट इसलिए जरूरी है कि जो बैंक अकाउंट आप यहाँ पे लिंक करेंगे, आप उसी से उस डीमेट अकाउंट में शेयर खरीदने के लिए पैसे डिपॉजिट कर पाएंगे और उसी अकाउंट में विड्रॉ कर पाएंगे। ये नहीं होगा कि अगर मान लीजिए आपके पास 3 अकाउंट है, एक एचडीएफसी में, एक आईसीआईसी बैंक में, एक एक्सिस बैंक में, आपने सोचा कि मैं यहाँ एचडीएफसी ऐड कर देता हूँ और आईसीआईसी में विड्रॉ कर लूंगा बिना ऐड किए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। विड्रॉ भी, ऐड भी उसी से होगा और विड्रॉ भी इसी से होगा। और चौथा है आपको लाइव फोटो। जब आप अपना अकाउंट ओपन करने के लिए जाएंगे तो वहां पे लिंक के थ्रू आपका कैमरा एक्सेस हो जाएगा और वहां पे आपको लाइव फोटो सबमिट करनी पड़ेगी। और उसके बाद ये टोटल जो प्रोसेस है डिजिटली 15 से 20 मिनट का होता है। ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपका 24 से 48 घंटे में आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है। जबकि पहले इन अकाउंट्स को खोलने के लिए काफी सारे डॉक्यूमेंट लगते थे, काफी सारे सिग्नेचर्स लगते थे, और काफी दिन लग जाते थे उस अकाउंट को एक्टिव होने में। मगर ये सब चीजें अब डिजिटली कन्वर्ट होने के बाद खत्म हो गई हैं, मतलब चीजें इंस्टेंट होने लग गई हैं। तो अगर हमको शेयर खरीदना है तो हमारे पास डीमेट अकाउंट तो है, मगर क्या हम एनएससी बीएससी के पास जाके डायरेक्ट खरीद सकते हैं? जी नहीं। उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है ब्रोकर की। तो हमें जो डीमेट अकाउंट है, जो एक्सचेंजेस में रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं, उनमें से किसी एक के पास ओपन कराना पड़ेगा। अगर सिंपल भाषा में बात करूं तो अगर हमें मान लीजिए कोई और अगर कार खरीदनी है तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से नहीं खरीद सकते। उसके लिए हमें शोरूम या डीलर के पास जाना पड़ेगा, जहां से हम उस कार को ऑर्डर देके बुक करा सकते हैं और वो उसके बेसिस पे हमें डिलीवर होगी। तो सेम यही चीज यहाँ पे एप्लीकेबल होती है कि अगर हमें कोई शेयर खरीदना है तो हमें किसी ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा, वहां अपना एक डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा ब्रोकर के पास, जो अपना कमीशन लेके हमारे लिए शेयर्स की सेल और परचेज करेगा। तो अब बात करें तो ब्रोकर जो है हमारे बिहाफ पे एक्सचेंज से डील करता है। ये मेन काम है ब्रोकर का। और अब हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ ब्रोकर, कि ब्रोकर नॉर्मली किस किस टाइप के होते हैं। तो पहला होता है फुल सर्विस ब्रोकर। जैसे मान लीजिए आईसीआईसीआई, डायरेक्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल। और दूसरे होते हैं डिस्काउंटेड ब्रोकर्स, जैसे जीरोधा, एंजल वन,
ग्रो इट। तो अब दोनों में क्या फर्क होता है कि जैसे ये होते हैं, मतलब ये रिसर्च रिपोर्ट्स वगैरह भी थे, ये रिकमेंडेशन भी देते हैं, ये इनकी पूरी टीम बैठी होती है इस चीज के लिए, जो आपको मतलब डेडिकेटेड हेल्पलाइन होती है इनकी। इस मगर इनका क्या काम होता है कि ये खाली आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं। आप इनके प्लेटफॉर्म पे जाके ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये आपको कोई एडिशनल सर्विस नहीं प्रोवाइड करते, जो कि ये फुल सर्विस ब्रोकर करते हैं। मगर दोनों में मेन जो फर्क होता है वो होता है चार्जेस का। अगर फुल सर्विस ब्रोकर की बात करूं तो उनकी नॉर्मली जो चार्जेस होते हैं, कमीशन वगैरह होते हैं, ब्रोकरेज जो होती है, वो नॉर्मली परसेंटेज में होती है। और जो डिस्काउंटेड ब्रोकर्स होते हैं उनकी फिक्स होती है, मतलब फ्लैट। सपोज कीजिए इनकी अगर 0.2% की अगर ब्रोकरेज है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए का ट्रेड किया आपने, तो यहाँ पे आपके 200 रुपए ब्रोकरेज हो गई। और यहाँ पे अगर सपोज कीजिए यहाँ पे फ्लैट है, यहाँ पे अगर 20 रुपीज पर ऑर्डर है, अगर यहाँ पे आपने 1 लाख रुपए का ट्रेड किया, तो यहाँ पे जो ब्रोकरेज हुई 20 रुपए हुई। मान लीजिए महीने में आपने 10 दिन ट्रेड किया, तो इंटू 10, ये आपके 2,000 रुपए हो गए ब्रोकरेज। यहाँ पे 10 दिन ट्रेड किया तो यहाँ पे 200 हो गए। तो यहाँ पे आपका 1,800 रुपए का फर्क आ गया ब्रोकरेज में। तो नॉर्मली जो इनिशियली इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहते हैं, तो उनको मेनली डिस्काउंटेड ब्रोकर्स के साथ जाना चाहिए, क्योंकि उनको मार्केट की इतनी नॉलेज नहीं है। या तो सीखने के बाद बेशक वो फुल सर्विस ब्रोकर में चले जाएं, मगर शुरू करने के लिए उनको डिस्काउंटेड ब्रोकर्स के साथ ही शुरू करना चाहिए। नहीं तो उस केस में क्या होता है कि आपके जो मैक्सिमम कैपिटल है वो ब्रोकरेज में ही चली जाएगी। तो यहाँ पे आप क्लियरली देखेंगे कि जो फुल सर्विस ब्रोकर्स है उनकी जो ब्रोकर मतलब ब्रोकरेज और कमीशन है वो हाई होती है एज कम्पेयर टू डिस्काउंटेड ब्रोकर्स। आज के वीडियो में ब्रोकर और डीमेट अकाउंट को समझने के बाद अगर हम ऑर्डर फ्लो की बात करें, तो वो इस तरह काम करता है। जैसे ऑर्डर हमने प्लेस किया ब्रोकर को, ब्रोकर ने हमारे बिहाफ पे जाके एक्सचेंज में डील किया, और फिर उसके बाद वो शेयर्स हमारे डीमेट अकाउंट में आ गए। तो इस तरह से हमारा जो ऑर्डर का फ्लो है वो काम करता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का जो डीमेट अकाउंट और ब्रोकर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो जल्दी ही मिलते हैं टॉपिक 4, जो कि होगा आईपीओ। आईपीओ क्या होता है, कंपनियां किस लिए आईपीओ इशू करती हैं, और हम आईपीओ में कैसे अप्लाई करते हैं। चलिए जल्दी ही मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद। Please note that investments in security markets are subject to market risks, including the loss of principal. Read all the related documents carefully before investing. The information, charts, stocks, if any, referenced in this video are intended solely for illustrative and educational purposes only, and does not constitute any financial investment or trading advice. Past performance is not indicative of future results. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of return to investors. The content is based on personal opinion and market analysis. The content creator is not responsible for any financial losses or damages that may arise from the use of the information provided in this video.